सुधा को अपने ही मासूम बेटे के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज 3 साल बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल मेंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुधा ने एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया और फिर रोजी रोटी कमाने के लिए वो गांव से शहर आ गई थी। शहर में उसे एक मॉल में सेल्स वुमेन की नौकरी मिल गई। वहां संजय नामक एक ग्राहक अक्सर उनके मॉल में आता था, जिससे सुधा की दोस्ती हो गई और उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया। फिर अंततः 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। सुधा को कोई अंदाजा नहीं था कि हालात एक ऐसी करवट ले रहे हैं जो उसकी जिंदगी को उलट कर रख देंगे। संजय और सुधा एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें एक खुशखबरी मिली। सुधा मां बनने वाली थी। मां बनने की खबर से संजय के साथ साथ सुधा भी खुश तो थी, लेकिन गर्भवती होने की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। जैसा कि अक्सर होता है, ना वो ठीक से खा पा रही थी न सो पा रही थी। पानी भी पीती तो उल्टी हो जाती। अक्सर छोटी छोटी बातों पर संजय से झगड़ पड़ती और फिर खुद ही रोने लगती। संजय को समझ नहीं आता कि वो सुधा को कैसे प्रसन्न रखे, पर जैसे तैसे 9 महीने बीते और उसने अपने बेटे रेयान को जन्म दिया। सुधा ने नोटिस किया कि रेयान बाकी बच्चों की तुलना में हंसता खेलता कम है और अक्सर रोता रहता है। इसी वजह से सुधा ठीक से नींद भी पूरी नहीं कर पा रही थी। उसे भी अब थकान रहने लगी थी। संजय का ध्यान भी सुधा के प्रति अब बंट गया था। या तो वो हर वक्त ऑफिस में बिजी रहता या फिर जब भी वक्त होता वो अपने बेटे के साथ व्यस्त हो जाता। वक्त अपनी गति से चल रहा था। रेयान 5 महीने का हो गया था कि एक दिन सुधा ने संजय को ऑफिस में फोन करके बताया, अचानक से रेयान की तबीयत खराब हो गई है। वो लगातार उल्टी कर रहा है और उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। संजय तुरंत घर पहुंचा और रेयान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उसके तरह तरह के टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लिए गए और लैब में भेजे गए। एक रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे के खून में एक खास तरह के केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा कुछ ज्यादा ही अधिक है। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर को संदेह हुआ कि बच्चे को जहर दिया गया है और उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर दिया। शिशु को जांच पूरी होने तक सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया। संजय और सुधा से एक दूसरे के आपसी रिश्ते, बच्चे के साथ संबंधों की पुलिस जांच कर रही थी। रेयान की तबीयत भी धीरे धीरे अस्पताल में सुधरने लगी थी। इसी बीच सुधा को अपने बेटे के साथ एक छोटी सी मुलाकात की अनुमति दी गई। मिलने के 2 दिन बाद ही रेयान की बीमारी फिर से उभरने लगी। रेयान का इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए इलाज शुरू किया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के बाद भी रेयान को बचा नहीं पाए। शक की सुई सुधा पर थी कि उसी ने अपने बेटे को दोबारा जहर दिया है। संजय अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सुधा ने उसके बेटे को जहर देकर मार दिया। उसके दिमाग में सुधा की सारी झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन घूम रहा था। पर क्या दिन रात की मेहनत से परेशान सुधा एक मासूम की जान ले लेगी? उसने दूर दूर तक कल्पना नहीं करी थी। पुलिस के निष्कर्ष से संजय टूट गया था और सुधा को अपने बेटे के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सुधा इन सब इल्जाम को नकार रही थी, पर शायद उसके पिछले दिनों के बर्ताव को देखते हुए, न चाहते हुए भी संजय ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि सुधा ही कातिल है। बेटे की मौत से वो इतना आहत था कि उसने भी सुधा से मुंह मोड़ लिया और फिर पलटकर कभी नहीं देखा। पर जब सुधा की गिरफ्तारी हुई तो किसी को भी ये नहीं पता था कि सुधा दोबारा से मां बनने वाली है। जब वह मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में थी तो 8 माह बाद उसने एक और बेटे ऋत्विक को जन्म दिया। कहीं सुधा उसका भी कत्ल न कर दे, इस डर से उस बच्चे को तुरंत उसकी मां से अलग कर दिया गया। संजय को इस बारे में कोई खबर नहीं थी क्योंकि सुधा से इतने महीनों से कोई मिलने नहीं आया था।
इसलिए ऋत्विक अब बाल भवन में पल रहा था। कोर्ट ने सुधा को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन जब ऋत्विक 5 महीने का हुआ तो उसकी भी तबीयत खराब हो गई। उसे भी रेयान की तरह उल्टियां हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बाल भवन में उसकी आया उसे चैरिटेबल अस्पताल में लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उसे एमएमए मिथाइल मेलोनिक एसिडेमिया नामक एक जेनेटिक बीमारी है, जिसमें शरीर एक खास किस्म का एसिड बनाने लगता है जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल से सिर्फ एक कार्बन एटम जितना अलग है। ऋत्विक की बीमारी का पता लगने पर उसका इलाज शुरू हो गया और वो ठीक होकर वापस बाल भवन लौट आया था। वहां काम करने वाली एक आया से सुधा को जब ऋत्विक के बारे में पता चला तो उसने अपने वकील से कहकर ये केस दोबारा खुलवाया। पर शायद अभी सुधा की किस्मत में और तकलीफ झेलना बाकी था। कोर्ट बिना सबूत के इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं था कि रेयान को भी यही बीमारी थी जो ऋत्विक को है, क्योंकि रेयान की रिपोर्ट में डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह इथाइलिन ग्लाइकोल को बताया था। वकील केस हार गया और कोर्ट ने सुधा की सजा को बरकरार रखा। सुधा को अब कहीं कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, पर कहते हैं जब सच का साथ हो तो झूठ ज्यादा दिन तक फल फूल नहीं सकता। एक दिन एक पत्रकार महेश गुप्ता किसी काम से जेल में आया तो वहां उसकी मुलाकात सुधा से हुई। सुधा ने जब उसे अपनी पूरी कहानी बताई तो महेश ने सुधा की मदद करने का फैसला किया। उसने रेयान के केस की फाइल और ऋत्विक के केस से जुड़े कागजात इकट्ठे करना शुरू कर दिया। जब महेश के पास सारे कागजात इकट्ठे हो गए तो उसने सुधा की कहानी अपने अखबार में छाप दी। कहानी को पढ़कर लोगों के विचार बदलने लगे थे। एक जानी मानी यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने भी उस कहानी को पढ़ा। उसने महेश को कॉल करके सुधा केस में मदद की पेशकश की। अगर कहीं से रेयान के सैंपल मिल सके तो इससे सच साबित किया जा सकता था, पर रेयान की मौत को 3 साल हो चुके थे। इस वक्त उसके सैंपल का मिलना लगभग नामुमकिन था। महेश ने लैब, अस्पताल सब जगह कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। वहां सैंपल तो नहीं मिले, लेकिन एक रिपोर्ट फाइल मिली जिसमें रेयान के डॉक्टर ने लक्षण देखकर एमएमए बीमारी की संभावना जताई थी, पर उसकी जांच हो पाती उससे पहले ही ब्लड सैंपल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हो गई थी और फिर कभी एमएमए की जांच हुई ही नहीं। प्रोफेसर कुलवंत ने महेश को बताया कि एक रास्ता और हो सकता है जिससे सुधा की बेगुनाही का सबूत मिल सके। वो था ये पता लगाना कि जहर की पुष्टि करने के लिए लैब में कौन से तरीके का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसी तरीके से ऋत्विक के सैंपल की जांच करवाना। अगर ऋत्विक की रिपोर्ट भी इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक दिखाती है तो फिर रेयान की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। महेश अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर ऋत्विक के सैंपल लेने में सफल हो जाता है। सैंपल अलग अलग 5 लैब में भेजा जाता है, जिनमें से सिर्फ 3 लैब ही इसे एमएमई बीमारी बताती हैं। इन सब सबूतों को आधार बनाकर एक बार फिर से सुधा केस रीओपन होता है। आज 3 साल बाद कोर्ट ने सुधा को बेकसूर मानकर रिहा कर दिया। सुधा और महेश ऋत्विक को बाल भवन से लेकर आने की कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। महेश को इतने महीनों तक सुधा से मिलते हुए उससे एक लगाव सा हो गया था। वो सुधा के सामने जिंदगी भर उसके साथ रहने का प्रस्ताव रखता है। तभी अचानक वहां संजय का प्रवेश होता है। वो सुधा से साथ न देने के लिए माफी मांगता है और ऋत्विक को लेकर घर चलने का आग्रह करता है। सुधा की आंखों के सामने सालों का अकेलापन, अपने बेटे को खोने का गम, कातिल होने का इल्जाम, जेल की पीड़ा, अपने आंसू सब एक साथ घूमने लगता है। क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए एक माफी काफी है? क्या एक माफी वो वक्त लौटा सकती है जो उसने रोते हुए अकेले बिताया था? सुधा के एक तरफ संजय खड़ा है जो उसका पति है, ऋत्विक का पिता है, पर जिसने उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और एक तरफ महेश, जिसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, पर जब से उसे मिला उसने हर क्षण सुधा का साथ निभाया। सुधा को किसके साथ जाना चाहिए?
हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।